अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़रा जुनैद और आप देख रहे हैं ज़ूम इन। नाजरीन, मार्क ट्वेन ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि सेहत की किताबों को आप बहुत एहतियात से पढ़ें, क्योंकि किताबत की गलती जो है वो आपको मौत तक ले जा सकती है। पर हमारी कौम का ये आलम है कि जिस चीज़ को वो पे कर देते हैं, जिस चीज़ की कीमत अदा कर देते हैं, उस चीज़ के लिए वो मक्खी को आंखें बंद करके निगल लेते हैं। तो ये कैसा फील्ड है। आज हमारा ज़रा डिफरेंट टॉपिक है और डिफरेंट ही हमारे मेहमान हैं। हमारी रूटीन के जो मेहमान थे उनसे काफ़ी हटके, लेकिन आपके लिए बहुत ही कारामद बातें करने वाले हैं। तो फूड हमारी बेसिक नीड है और ये कैसा फील्ड है कि जिसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। गलत ग़िज़ा और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, इस पे किसी ने कभी बात नहीं की। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ख़ुसूसन ताल्लुक़ इस फील्ड से है और उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया। वन मैन आर्मी के तौर पे उन्होंने इसमें जंप किया और ना सिर्फ इस फील्ड में अपना मकाम पैदा किया, नाम पैदा किया, बल्कि बहुत सारे लोगों की दुआएं भी इकट्ठी की। तो आज उनकी जो पहचान है वो एक बहुत ही खूबसूरत मीडिया में उनको जाना जाता है कि वो जहाँ पे जिस जगह पे भी कोई गलत काम हो रहा है तो वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो मिलते हैं मोहसिन भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह कि आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफ़ियत में से। तो माशाल्लाह आप इतना काम कर रहे हैं और आपने जब इस फील्ड में आए उस टाइम तो यहाँ पे ऐसा कोई मुझे लगता है रवाज ही नहीं था। और आप फूड्स अथॉरिटी में भी नहीं थे, तो किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे आप? हुआ ऐसे था कि हमने तो 2002-03 में कंज्यूमर राइट्स के लिए काम शुरू किया था इनिशियली, तो क्योंकि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स है ही कोई नहीं थे। आप देखें कि कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं तो वो जो बिल देता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। सही। कोई चीज़ ख़राब निकल आए वो वाकफ़ ही नहीं बनते, कोई वारंटी को जो है ना ओन नहीं करते हैं, तो बड़े इश्यूज़ थे। तो हमने कहा कि दुनिया में तो कंज्यूमर राइट्स पे बड़ा काम होता है, बिल्कुल, स्पेशली यूरोप में, अमेरिका में, लॉ है वहाँ पे। जी लॉ। इवन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में बड़ा काम हो रहा है इस पर, सही। श्रीलंका में बड़ा काम हो रहा है। तो उस वक्त परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला पंजाब थे, तो मैं उनसे जाके मिला, उन्हें रिक्वेस्ट की, उन्हें प्रेजेंटेशंस दी, तो उन्हें मेरा आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि होना चाहिए। हम पिचिंग करते रहे। 2005 में पंजाब असम्बली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। सही, माशाल्लाह। अब ये अगरचे मेरे लिए भी फील्ड नहीं थी, मेरे एक दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मेंटोर भी हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा, वो भी आजकल दुबई में ही हैं, जैसे आफ्ताब भाई दुबई में हैं, तो वहाँ पे हैं। उन्होंने मुझे ये कंज्यूमर लॉज पढ़ाए, उन्होंने मेरी तैयारी करवाई, तो हमने इस पर काम शुरू किया। अल्लाह की अब पास हो गया। तो 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बन गई, फरवरी 2007 में, और उसमें सबसे पहला केस भी मैंने दायर किया एक बड़ी कंपनी के ख़िलाफ़। कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, और वो केस जीता हमने। और वो एक बड़ा हैरानकुन था कि इस तरीके से हो गया। फिर हमने वहीं पर एक मशहूर ब्रांड का शैम्पू, उसके एजेस इतने शार्प थे कि वो एक खातून, उन्होंने वो उसका ढक्कन खोला है, वो डायबिटिक पेशेंट थी, उनको कट लग गए, उनका वो जो ज़ख़म था वो कट हील अप नहीं हो रहा था, डायबिटिक थी। तो हमने केस दायर किया, उसकी पैकिंग चेंज करवाई, उनको हर्जाना दिलवाया और वकील का ख़र्चा भी उनका दिलवाया। फिर इसी तरह ही एक मशहूर शैम्पू जो ये कहते थे कि 100% खुश्की और सिकरी का खात्मा, सही, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल। उनको 50 मिलियन का फ़ाइन करवाया। ठीक, उनका ऐड चेंज हुआ और फिर उसका वो यानी उन्होंने अपना दावा भी तब्दील किया। ये हम काम इस तरह के कर रहे थे। तो एक मशहूर ब्रांड की हमने जैम चेक करवाई। अब आप इंग्रेडिएंट्स पे आ गए। जी, उस वक्त हम चेक करते जा रहे थे। तो एक मशहूर ब्रांड की जैम चेक करवाई, तो पता चला कि उनकी रेगुलर जो जैम है उसमें और डाइट जैम में शुगर कंटेंट एक जितना है।
सिर्फ ऊपर लेबल का फर्क है। लेबल का फ़र्क है। अब वो जो डायबिटिक पेशेंट जो उनकी जैम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि इससे हमारी शुगर में स्पाइक नहीं आएगी, तो उसमें तो शुगर उतनी ही निकली। सही। तो हमने कहा तो धोखाधड़ी है। सही। अच्छा, उनको भी हमने जुर्माना करवाया, उनको कहा कि आप ये ठीक करें। उसके बाद एक हमने कैचअप चेक करवाई। अब कैचअप के बारे में नॉर्मली हम सब का तासुर ये है कि टोमेटो कैचअप है। टमाटो केचप है, बिल्कुल। अब वो बहुत बड़ा नाम था, बड़ा ब्रांड था, उसमें जब उसको चेक करवाया तो उसमें पता चला कि उसमें टमाटर आई नहीं। टमाटो केचप टमाटर के और टमाटर नहीं अंदर। अब उसमें क्या है जी, उसमें गाजर की पल्प है। अब उसको उन्होंने कवर कैसे किया हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया हुआ है कि उन्होंने उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि हम इसमें वेजिटेबल पल्प डाल रहे हैं। उसमें कवर हो गया कि टमाटर भी वेजिटेबल है तो गाजर भी वेजिटेबल है, तो उसमें कवर हो गया कि जी जो निकल आया हम पकड़े नहीं जाएंगे। सही। लेकिन हमने कहा जी आप इसको टमाटो केचप कह ही नहीं सकते। ठीक। एक और दूसरे ब्रांड को चेक किया तो उसमें आलू की पल्प निकली। एक और ब्रांड को चेक किया तो उसमें ना टमाटर की, ना आलू की, ना गाजर की, उसमें सिर्फ स्टार्च निकली। जो अरारोट जो हम कपड़ों को माया लगाते हैं वो निकली, जो कॉर्नफ्लोर टाइप होती। अब हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि इधर तो बड़ी दो नंबरी है। दूध चेक किए, दूध के अंदर अलहदा मसाइल निकले, उसमें क्या क्या फार्मोलिन और बहुत कुछ, उसमें खाद और वॉशिंग पाउडर और बहुत कुछ उसमें। तो हमारे तो दिमाग घूम गया कि ये क्या काम। फिर हमारा आहिस्ता आहिस्ता फोकस इधर होता चला गया, फूड पे ज़्यादा। फिर जा डाइवर्ट कर लिया। फिर मैं इस पे ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। फिर हमने छापे भी मारे। फिर मैंने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई थी, 2009 में मैं इनसे मिला, इनको रिक्वेस्ट की कि पंजाब में फूड अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पुराने फूड इंस्पेक्टर थे वो असल में फूड इंस्पेक्टर नहीं थे, वो सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, FA पास थे, जो किसी भी प्रेमिसेस की हाइजीन कंडीशंस देखने के लिए जाते थे, तो उनको फूड इंस्पेक्टर का दर्जा दे दिया गया था। तो हमने कहा कि ये जो मिलावट के अब जदीद तरीके आ गए हैं तो इसको पकड़ने के लिए भी फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर होने चाहिए। तो हमने पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई, 2009 से शुरू हुए, 2011 में नोटिफाई करवा ली, और फिर इनको भी सबसे पहला छापा मैंने मरवाया, फिर इनको आगे लेके चले। फिर हमने बहुत जगह पकड़ी, फिर बहुत कुछ निकाला, फिर लड़ाइयाँ भी, धमकियाँ भी, मार कुटाइयाँ भी, तो फिर सारे सिलसिले चले, बहुत कुछ देखा। तो इतने छापे मारे, तो चैरिटी बिगेस्ट फ्रॉम होम, तो घर में भी कभी छापा मारा? मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मैं खुशकिस्मत इस तरह हूँ कि जब मैं ये रिसर्च कर रहा था कंज्यूमर लॉज पे, तो मेरी सारी रिसर्च जो थी वो मेरी बेगम करके देती हैं। अच्छा। तो इसलिए मेरी और उनके दरमियान बड़ी हार्मनी थी। सही है, ये कंपैटिबिलिटी, यानी आप फिर आपके पीछे तो असल वो हुई ना। असल वो, हाँ एग्जैक्टली ये। तो उन्होंने मुझे साथ साथ मेरी तैयारी वो करवाती थी, मैं तो आगे जाके बोलता था। सही। तो तैयारी मेरी वो करवा के देती थी। ठीक। फिर तो जाहिर है वो सबसे पहले घर में वो चीज़ें सीधी होती होंगी और फिर आप अगला काबा सही करने जाते होंगे। और अभी भी मेरे घर पे हम सब्जियां हमारी जो हैं वो किचन गार्डनिंग हमारी होती है माशाल्लाह। हम घर की सब्जियां हमारी जो ऑर्गेनिक हैं, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है बाकी को गांव से आ जाती हैं, तो इसलिए हमें वो शुक्र बचे हुए पोल्यूशन से बचे हुए हैं आप। तो आपने बड़े छापे मारे, कोई यादगार सा मुझे बताएं वाकया जिसमें आप बहुत इंटरेस्टिंग हो और आप बहुत ही परेशान हुए, हैरान हुए हो कि ये लाहौर की कौम खाई जा रही है। इस तरह के तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक बहुत मशहूर कुल्फ़ी हम बहुत शौक़ से खाते रहे हैं। इवन जिस दिन हम वहाँ पे छापा मारने गए हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने पहले खाई? नहीं, उनके घर पे उसका काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ था। अच्छा। कि वो अपने मेहमानों को सर्व करते थे। तो अब वहाँ पे क्या था कि जब हम गए हैं तो जो कुल्फ़ियाँ वहाँ पे टूट जाती थीं, उनकी आउटलेट्स हैं लाहौर में काफ़ी, जो उधर टूट जाती थीं और डैमेज हो जाती थीं, टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से मेल्ट हो जाती थीं, वो कुल्फ़ियाँ ज़ाया नहीं करते थे, वापस ले आते थे। तो एक बड़ा सा टब स्टील का,
उसके अंदर उन्होंने कुल्फ़ियाँ डाली हैं और वो मेल्ट होके दूध में कन्वर्ट हो रही हैं, और वो चूँकि काफ़ी बड़ा सारा टब है, अब वो बंदा उसमें यहाँ तक कोनी समेत अंदर वो हाथ डालता है और अंदर से तिनके निकाल के अलहदा करता है, और वो जो दूध बचता है उसको रीयूज़ करते हैं। उसमें उसके बाल भी शामिल हो रहे हैं, गर्मियों में की आइटम है ये, पसीना भी शामिल होता है, नमकियात भी पूरी हो जाते हैं। इतनी इन्फेक्शंस और इतनी चीज़ें बैक्टीरियाज जाने के बाद वो फिर भी वो दूध जो है वो उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव डाल दिए जाते हैं कि वो उसमें चल जाता है। अब उसमें, और उनको इससे नहीं परवाह होती, वो कहते हैं कि ये खा के बेशक बंदे ख़राब हो जाएं, साड़ी शय ख़राब ना होवे। अब आगे उधर चले गए तो उधर उनकी जो ब्लेंडर्स थे जिसमें वो सारा ब्लेंड किया जाता था, वो पुराने हो चुके थे, जंग आलूद हो चुके थे। उनके अंदर कॉकरोचेस की कॉलोनियाँ थी, और वो जो कॉकरोच थे वो उन मशीनों के अंदर भी आज़ादाना घूमते थे, और हमने सारे फिल्माए, और वो कॉकरोच भी साथ ही ब्लेंड हो जाते थे। तो जो कुल्फ़ियों में हम समझते थे कि ये इसका बादाम है, तो वो बादाम के छिलके का और कॉकरोच के परों का रंग एक जैसा होता है। इसी तरह ही एक बड़ा मशहूर मछली का ब्रांड था, उन्होंने मछली जो है वो बाथरूम में स्टॉक की हुई थी जो कि ऑपरेशनल था। लाहौर के 2 बड़े क्लब जिसकी मेंबरशिप के लिए बड़ी सिफारिशें चाहिए और बहुत बड़ी फ़ीस चाहिए, उनके किचन्स ऐसे थे कि उल्टियाँ आती थी, इस हद तक गलाजत थी। गले सड़े फल, बिल्ली जितने चूहे, एक्सपायर्ड चीज़ें, बहुत कुछ उधर से निकला। और इसी तरह एक फ्लोर मिल थी, उसके अंदर जो मम्मी फिल्म में कीड़े थे वो या मम्मी फिल्म में देखे या उस फ्लोर मिल में देखे, और वो भी गंदम के साथ पिस रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया आपने। मुझे ये बताएं कि ये इतने जो ब्रांड्स के और इनके अगेंस्ट जाकर जब आपने ये फ़ाइट शुरू की, तो फिर आपको रुकावटें तो आई होंगी बहुत ज़्यादा। कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि जिस पे दबाव ना आए हो, कोई रोकने के लिए मेरे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे आ गए, वो नहीं ऑनर हो सके। कई प्रोग्राम ऐसे थे कि जिस पे चैनल के मालकान दबाव ले गए। जाहिर है उनको फंडिंग होती है, एड्स मिलती हैं, तो वो कैसे आप तो, लेकिन फिर भी जो चले उसने इतनी अवेयरनेस दे दी कि लोग जो है वो अब काफ़ी एजुकेट हो गए हैं, काफ़ी बेहतरी आ गई है, फूड अथॉरिटी एक्टिव हो गई है, पाकिस्तान के दूसरे सूबों में फूड अथॉरिटीज़ बन गई हैं, लोग अब क्रिटिकली देखना शुरू हो गए हैं। बहुत से रेस्टोरेंट्स ने ओपन किचन डोर पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है। लोगों हम लाइव कुकिंग भी शुरू होगी। हम बल्कि अभी एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे इसको इंशाल्लाह। मेरी फूड अथॉरिटी वालों से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, हम इसमें कोशिश में लगे हुए हैं कि हम मेन्यू के ऊपर लिखवा दें कि किचन जो है ये एक कस्टमर जो है उसका हक है कि वो किचन अगर विज़िट करना चाहे तो रेस्टोरेंट उसको विज़िट करवाए, अलाउ करे। तो हम इस पे भी कोशिश कर रहे हैं। और नहीं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर CCTV लगाएं अंदर, ताकि जो कुछ अंदर हो रहा है वो बाहर LCDs पे नज़र आ रहा हो। तो हम इस पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी टाइम आएगा, ये भी आप देखेंगे होएगा। सही, लेकिन आप अवेयरनेस पे इतना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारी कौम है वो जंक फूड में डूबती जा रही है। मेरे अपने घर में मेरे दोनों बच्चे, उनकी अगर माशाल्लाह आप सेहत देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंडेंट है। उनके अंदर एनर्जी लेवल को मुझे लगता है कि ज़ीरो होगा, लेकिन वो हफ्ते में 3 दिन अगर बाहर नहीं खाते तो उनको लगता है कि उनको खाना हज़म नहीं हुआ। चाहे मैं कुछ भी पकाऊं, कितना भी अच्छा करके पकाऊं, ये आपकी सारी बातें सुनने के बाद तो मेरा दिल करता है कि मैंने तो पहले भी बहुत केयरिंग इस मामले में कि मैं बाहर नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर वो उसके बावजूद बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको एजुकेट करने का क्या तरीका है। यानी मैं तो समझती हूँ कि ये प्रोसीजर जो है बहुत छोटे लेवल पे शुरू हो जाना चाहिए। आपके हमारे सिलेबस में चीज़ें होनी चाहिए कि आपका एक कोर्स होना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि बच्चे क्या खाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जो छोटी एज में जब हम उनको अच्छा बुरा समझा रहे होते हैं तो उस टाइम पे अगर उनको ये पता हो कि ये खाना है और ये नहीं खाना तो उनको इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में, मेरी एक नेफ्यू है जिसके बच्चों को उसने स्टार्ट से ऑर्गेनिक पे लगा दिया है,
तो वो मेरे घर आए, उनको जूस मैंने दिया तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं पी सकते, हमें फ्रेश जूस देना तो दें, ये मैं नहीं भी हम पी सकते। इसके बाद क्योंकि हमारी माँ ने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि हम खजूर मिलेगी तो वो नहीं मिलेगी, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वो टोटली ऑर्गेनिक पे हैं। और वो मेरा ख्याल है बड़ा बेटा वो 4-5 साल का और छोटा जो है 3 साल का है। तो इस एज में उसकी माँ ने ग्रूमिंग कर दी कि हमने ये खाना है और ये नहीं खाना। तो जो बच्चे अब ये हमारे जितने बच्चे माशाल्लाह जो जवान हो चुके हैं, उनके लिए मुझे हल बताएं कि क्या करना चाहिए। देखें, आपने तो जो सारा वाक़या बताया है उसमें तो जवाब भी मौजूद है कि काश ये जो हमारा ये वीलॉग है, ये जो माएँ सुन रही हैं बिल्कुल वो इस पे अमल करें, बिल्कुल, क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन उनका है। सही, क्योंकि उनको थोड़ा तरद्दुद भी करना पड़ेगा। अब वक़्त के तकाज़े बदल रहे हैं, अब नई नई डिशेज़ हम आए दिन मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के ज़राए से हमें नज़र आती हैं, बड़ी टेम्पटिंग होती हैं, बहुत एपिटाइजिंग होती हैं, देख के दिल करता है खाने को। तो अब माएँ अपने आप को इस अंदाज़ में ढाल लें, कंपैटिबल करें उसको कि वो बच्चों को उसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट दे दें जो बड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो। अगर तो ये कर लें तो इससे तो अच्छी चीज़ और कोई नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये जब हम बाहर से जाते हैं, भाई जो सबसे बड़ा इशू होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो तेल है वो तेल बार बार उसमें फ्राई होता है। बिल्कुल, अब तेल की एक सर्टन लाइफ है, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाना चाहिए। अगर उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं तो वो अब वो कैंसरस हो जाएगा, वो कार्सिनोजेनिक हो जाएगा। अब उस तेल में फ्राइंग से कहीं बेहतर है कि मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। अब उस तेल में अगर फ्राई करके हम मुसलसल इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाएंगे तो वो हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा करेंगी। वो जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे अंदर जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के, उनको डैमेज करती हैं, उसमें इन्फेक्शन होती है। और वो इन्फेक्शन ठीक, अगर हम ऐसी खुराकें खाएं कि वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर हम ना खा सकें तो वो इन्फेक्शन बढ़ती जाती है। वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ का बायस बनती है और कैंसर की तरफ ले जाती है। तो हमें ये चाहिए कि हम एक तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे तेल गैर मेयारी नज़र आ रहा है, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये कढ़ाई में काला स्याह तेल है, या उस तेल एक तो नीचे आग का धुआं है और दूसरा उस तेल का अपना धुआं है, अगर उस तेल में से भी धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कैंसरस हो चुका है, वो कार्सिनोजेनिक हो चुका है। उसकी फ्राइड चीज़ें ना खरीदें। दूसरा तरीका फिर ये है कि मैंने उसका जो हल निकाला है वो ये निकाला है कि मैंने एक रेस्टोरेंट का एक शेफ़ हायर किया। वो मेरे घर में 2 से 3 दिन के लिए आता है। मेरे बच्चे अपनी विश लिस्ट उसको बता देते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ हमें स्टफ़ चिकन ब्रेस्ट चाहिए, फ़लाँ पिज़्ज़ा चाहिए, फ़लाँ स्टेक चाहिए। जो वो चीज़ है वो घर के इंग्रेडिएंट से घर में बना के सही और अच्छे कम्बिनेशन के साथ बना के वो उनको दे के चला जाएगा। तो वो ये है कि वो फिर हम इसी तरह हम जो घर का बना हुआ खाना वो और ये मिक्स करके उनकी जो विश होती है वो पूरी हो जाती है बाहर जाने वाली। हाँ। लेकिन जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे क्या करें। मैं जहाँ पे आप चेक की बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को चेक कर सकते हैं, या उनका अपना क्वालिटी जो मैनेजमेंट है उसकी वजह से वो कॉन्शियस होते हैं कि वो कुछ चीज़ हल्की ना करें, तो उनको डर भी होता है आप लोगों का, तो वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन बहुत सारी जो हमारी आबादी, मेरा ख्याल है कि 70% या 60% जो आबादी ये गली मोहल्लों में जो फिर रहे हैं, गंदे ऑयल में चिप्स बना रहे हैं, कवा बिरयानी बना रहे हैं। मैं उसको कवा बिरयानी इसलिए कहती हूँ कि मैं नहीं समझती कि उतने पैसों में चिकन की बिरयानी मिल सकती है। वो तो मुझे लगता है वो कवा बिरयानी टाइप चीज़ होती होगी। तो वो जो बना रहे हैं उसको कैसे हम उनके लिए क्या वे आउट होगा, उनको कौन चेक करेगा, क्योंकि उसको कोई चेक नहीं करता। असल में ये जो स्ट्रीट फूड है ये अभी भी फूड अथॉरिटीज़ के लिए चैलेंज है। सही, क्योंकि इस पे जब फूड अथॉरिटी जाके एक्शन लेती है तो बड़े एहतजाज होते हैं, गरीब मारी कर रहे हैं, और फूड अथॉरिटी अभी तक इनको उस तरीके से हाथ नहीं डाल सकी है। अभी वो वाला जो सेक्टर है
वो अभी अनअटेंडेड आप उसको समझ लें। इन्होंने एक डायरेक्टर जनरल आए थे पंजाब फूड अथॉरिटी के, तो उन्होंने ये किया था कि मॉडल फूड कार्ट्स बनाने शुरू किए थे कि उनके जो स्टाफ था उनको ट्रेनिंग भी देनी शुरू की थी, और अखुवत वालों के साथ मिलके उनको कार्ट्स भी प्रोवाइड किए थे कि जिसमें जालियां लगी होंगी, जिसमें डिस्पोजेबल बर्तन होंगे, जिसमें वो गंदे पानी से बार बार धुलने वाला भी अंदेशा ख़त्म होगा, और ऑयल की चेकिंग भी होगी। ये सारा उन्होंने वो शुरू किया था, लेकिन अभी उस पर बहुत काम होना बाकी है। तो अब उस दौरान हम ये कर सकते हैं कि कोई ऐसी शय नहीं है कि जिसकी रेसिपी यूट्यूब पे ना पड़ी हो। सही। तो फिर थोड़ा माओ को तरद्दुद करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। अब वो जो बाद में उन्होंने हज़ारों लाखों रुपए दवाइयों पे लगाने हैं, इलाज पे लगाने हैं, तो उसकी बजाय, और फिर बाद में तकलीफ़ भी सहनी है, तो उसकी बजाय थोड़ा सा तरद्दुद कर लें, थोड़ा ख़र्चा उससे दवाइयों से और इलाज से कहीं कम होएगा, तो घर पे उनको वो चीज़ बना के दे दें। यही हाल मुझे तो समझ आता है। मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? आप तो अपनी जो है वो बारिश का पहला कतरा बन के आए और जो आपके अपने हिस्सा डाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, इसकी तो मुझे एक्टिविटी नज़र आती है। जैसे अभी दूध पे इन्होंने रोज़ाना 10 लाख लीटर से ज़्यादा दूध रोज़ाना चेक कर रहे हैं पूरे पंजाब में। टारगेट उनका 10 लाख का होता भी है जी है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका दूध घर में, मैं चेक करूं कि दूध घर में जो मेरे आ रहा है वो सही है कि नहीं। मैं आपको बताता हूँ। तो ये लोग ये नाके लगा के चेक कर रहे हैं। सही। इसी तरह आजकल शदीद धुंध भी है, ठंड भी है, ये सहरी के टाइम जा जा के गोश्त को भी पकड़ रहे हैं, दिन को रेस्टोरेंट्स को भी चेक कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, एक मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक, वहाँ से बहुत बड़ा स्टॉक एक्सपायर्ड चीज़ों का पकड़ा इन्होंने। तो ये मुसलसल लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन पंजाब वो खुश नसीब सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है फूड सेक्टर में। जो बाकी सूबे हैं, लाइक सिंध फूड अथॉरिटी है, केपी फूड अथॉरिटी है, या कश्मीर की, या बलूचिस्तान, या जीबी की, वहाँ पे अभी मुझे उस तरीके से एक्टिविटी नज़र नहीं आती। सही। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे भी है, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि वो भी थोड़ा एक्टिव हों इसको। अब हर सूबे में एक मौसम भट्टी चाहिए। सही। तो अब दूसरी तरफ आ जाएं कि इसका हम पहचान कैसे सकते हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अगर तो जो आपके घर में मौजूद दूध है वो रूम टेम्परेचर पे 2-4 घंटे पड़ा हुआ है और वो ख़राब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो दूध ठीक है, वो केमिकल वाला दूध नहीं है। सही। क्योंकि जब आप उसमें फार्मोलिन डाल देंगे, फार्मोलिन वो दवाई है, वो केमिकल है जो लाशों को हनूत करने के काम आता है। ये बेसिकली उसके अंदर सारा बैक्टीरिया मार देता है। दूध ख़राब क्यों होता है? कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। दूध से जो दही जमता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से ही जमता है, वो हेल्दी बैक्टीरिया होता है। अब अगर तो वो उसमें केमिकल डाल दें, फार्मोलिन डाल दें, तो वो दूध ख़राब ही नहीं होएगा, वो चाहे कई घंटे पड़ा रहे, फ्रिज के बाहर भी पड़ा रहे। तो इसलिए पहली निशानी ये है कि अगर तो आपके घर पे मौजूद दूध ख़राब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो दूध जिंदा था, वो ठीक था। सही। दूसरा, दूध वाले से नहीं लड़ना, फिर आप चेक कर लेना, फिर नहीं दूध वाले से लड़ने की जरूरत। पतला हो सकता है, उसमें क्रीम कंटेंट कम हो सकता है, लेकिन है दूध, वो सही, जाली दूध नहीं है, फ्रेश है, फ्रेश, यानी वो दूध ही है, दूध है। उसके बाद उस दूध से अगर दही जम जाती है तो भी इसका मतलब यह है कि वो दूध ठीक है, यानी व्हाइटनर नहीं है वो। हाँ, उसमें केमिकल नहीं डाले हुए हैं। लेकिन अगर उसे दही भी नहीं जमती है, वो ख़राब हो रहा है, या उसमें आप उसकी मिलावट भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप एक स्टील की प्लेट ले लें, उसके ऊपर एक कतरा ऐसे डालें ऊपर और उसको यूं टिल्ट कर दें। जो पानी वाला दूध होगा उसका ड्रॉप तेज़ी से नीचे आएगा, जो खालिस दूध होगा उसका ड्रॉप ऊपर ठहर जाएगा, बड़ा आहिस्ता 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 नीचे ट्रैवल करेगा। और जो खालिस दूध होगा उसका जब ड्रॉप नीचे ट्रैवल करेगा तो आप उसकी लाइन को आप यूं टच करेंगी
तो वो आपको हाथ से चिपचिपाहट फील होएगी, जो उसके अंदर चिकनाहट है वो आपको उसके साथ चिपकेगी। लेकिन जिसमें मिलावट होगी, जिसमें पानी ज़्यादा होगा, वो आपके हाथ को चिपकेगी भी नहीं और निशान भी नहीं छोड़ेगी। फिर उसमें ये है कि अगर उसमें उन्होंने गाढ़ा करने के लिए, मसनूई तौर पे गाढ़ा करने के लिए उसमें पाउडर डाला है, तो वो पाउडर कौन सा डालेंगे? स्टार्च डालेंगे, सही, जिसे हम आमतौर पे सिंगाड़े का आटा कहते हैं, हालांकि असल में तो वो स्टार्च या कॉर्नफ्लोर है, वो डालते हैं उसमें। अब उसके लिए आप उसमें पायोडीन के कुछ कतरे डालें और उसको हिलाएं। पायोडीन उस स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगी और कलर चेंज कर देगी, वो लाइट पर्पल सा और ब्लूइश सा हो जाएगा रंग उसका। तो इसका मतलब ये है कि उसमें पाउडर की मिलावट है। तो ये कुछ टेस्ट हैं। अगर उसमें उन्होंने कोई डिटर्जेंट डाला है तो आप उस दूध को पकड़ के, मदानी पकड़ के, तो उसको अच्छी तरह रिड़क लें। आप देखें कि उसके ऊपर झाग जैसे वॉशिंग पाउडर की आती है, उस तरह की अगर झाग बन रही है और काफ़ी देर तक उसके बबल्स रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें उन्होंने वॉशिंग डिटर्जेंट डाला है। डिटर्जेंट क्यों डालते हैं? कि उनका दूध ख़राब हो रहा था, उसमें खटास पैदा हो रही थी, तो उसमें अगर वॉशिंग पाउडर डाल दिया जाए तो वो चूँकि एल्कलाइन हो रहा, एसिडिक हो रहा होता है, ये एल्कलाइन होता है, तो ये उसको बैलेंस कर देता है, उसमें एक फ्रेश सी फ्रेगनेंस आना शुरू हो जाती है, तो वो इसलिए डाल देते हैं। लेकिन जब वो डालेंगे तो फिर वो दूध ख़राब भी नहीं होएगा और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जो घर पे हमारी बहनें जो हैं भाई, वो घर पे इसको देख सकते हैं। बाकी जो टेस्ट हैं वो फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो आम लोग घर पे नहीं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, आपने टाइम निकाला और बहुत सारी मुझे लगता है कि अवेयरनेस भी दी और काफ़ी आंखें खोली हैं। और मेरी दुआ है कि मेरे बच्चे कम से कम ये प्रोग्राम देख के ना उनको दिल में वो पैदा हो कि ये ऐसी चीज़ें जो ग्राइंड हो रही हैं साथ साथ, तो शायद वो बचत हो जाए। बाकी और सारे जो मेरी ऑडियंस हैं उनके लिए भी मेरी दुआ है कि वो इस चीज़ को समझें। हम बच्चों की सेहत पे, हम उनकी एजुकेशन पे दुनिया का पैसा लगाते हैं और टाइम देते हैं अपना, लेकिन हम ये एक बेसिक जो ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है जो खाना, उस पे आकर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। हम अगर सिर्फ थोड़े से अपने टाइम सेविंग के लिए बाहर से चीज़ मंगवा देते हैं और अब हमें लगता है कि जी हम बड़ी हेल्दी या बड़ी ब्रांड की चीज़ मंगवा रहे हैं, तो ये उसमें सबसे आपकी जो मोहब्बत है बच्चे से, उसके लिए सबसे पहली और आखिरी ज़रूरत ये है कि आप उसको उस पर ख़ुद टाइम इन्वेस्ट करें और अपने प्यार के साथ साथ उसके दुआओं के साथ चीज़ पकाएं। तो मुझे लगता है कि वो आपकी हेल्दी भी होगी और बहुत सारी बीमारियों से बच्चा भी रहेगा, क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से ये बीमारियां तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम की मैं इजाज़त लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब माएँ जो हैं आज से ये प्रॉमिस करेंगी कि वो अपने ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अपना थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।